जुलाई 1969 पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने फ्रोजन बैठी है। कोल्ड वॉर अपने पीक पर है। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हैं और इसी बीच एक टाइनी मेटालिक स्पेसक्राफ्ट ऑलमोस्ट 3.8 लाख किलोमीटर दूर मून की सरफेस पे डिसेंड कर रहा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ब्रीदिंग रेडियो स्टैटिक के बीच क्रैकल करती है। फ्यूल डेंजरसली लो है। कंप्यूटर अलार्म्स बार बार ट्रिगर हो रहे हैं और फिर सडनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मून पर लैंड करते हैं और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे ह्यूमैनिटी ऑफिशियली एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बन जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जितना आइकॉनिक अपोलो 11 मिशन बना उतने ही बिजार क्वेश्चंस भी उसके अराउंड ग्रो करने लगे। मून लैंडिंग फेक थी, नासा ने हॉलीवुड सेट पर शूट किया था, या एक और क्वेश्चन जो पूछता है कि इतनी इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी 1969 में एक्चुअली अचीव कैसे हुई। और सबसे स्ट्रेंज बात, आज भी लगभग 50 साल बाद मिलियंस ऑफ पीपल जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ह्यूमैनिटी कभी मून पर गई ही नहीं। तो क्या अपोलो 11 ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी या मॉडर्न हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट इल्यूशन? आइए समझते हैं आज के केस में। 1960s का अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं था, वो एक प्रेशर कुकर की तरह था। सोवियत यूनियन ऑलरेडी स्पुतनिक लॉन्च कर चुका था, यूरी गगारिन स्पेस में ऑलरेडी जा चुके थे। हर फेलियर अमेरिका के लिए एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बनता जा रहा था। और इसी बीच तब के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक ऑलमोस्ट इनसेन प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा अमेरिका इस डेकेड के खत्म होने से पहले इंसान को मून पर भेजेगा, और सिर्फ भेजेगा ही नहीं बल्कि सेफली वापस भी लाएगा। उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि नासा के पास बेसिक ऑर्बिटल एक्सपीरियंस भी बेयरली था। कंप्यूटर्स प्रिमिटिव थे, रॉकेट्स एक्सप्लोड हो रहे थे। अपोलो 1 मिशन में ट्रेनिंग के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट जिंदा जल के मर गए थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि मून मिशन के लिए लगभग 4 लाख इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। एंटायर सैटर्न 5 रॉकेट ऑलमोस्ट 110 मीटर टॉल था, एक मूविंग स्काईस्क्रेपर जैसा स्ट्रक्चर। और फिर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लॉन्च हुआ। मिशन सक्सेसफुल डिक्लेयर हुआ, सैंपल्स लिए गए, फोटोज रिलीज हुई, फ्लैग प्लांट हुआ, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी डिप्लॉय हुए। केस एज एन अचीवमेंट क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली यहीं से मिस्ट्री स्टार्ट होती है। मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी का बर्थ एक साइंटिफिक लैब में नहीं बल्कि पब्लिक साइकोलॉजी के अंदर हुआ। 1970s तक वियतनाम वॉर और वाटरगेट स्कैंडल ने अमेरिकन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी। लोग सडनली अथॉरिटी पर ट्रस्ट करना बंद कर रहे थे और फिर कुछ ऑब्जर्वर्स ने अपोलो फुटेज में एनॉमलीज नोटिस करना स्टार्ट की। सबसे फेमस क्लेम था वेविंग फ्लैग। लोगों का कहना है कि मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जो कि सच बात है। तो फ्लैग हिल कैसे रहा था? फिर सेकंड क्वेश्चन आया शैडोज का। कुछ फोटोज में शैडोज पैरेलल नहीं दिखते। क्रिटिक्स ने बोला मल्टीपल लाइट सोर्सेज यूज हुए होंगे, मतलब स्टूडियो लाइटिंग। और एक और स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन था, स्काई कंप्लीटली ब्लैक क्यों दिख रहा है? कोई भी स्टार्स फोटो में विजिबल क्यों नहीं है? इंटरनेट एरा आने के बाद ये थ्योरीज एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड हुई। यूट्यूब वीडियोस, फोरम्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने मिलियंस को कन्विंस कर दिया कि नासा ने एंटायर मिशन फेक किया था। लेकिन अगर हम इन सारे एस्पेक्ट्स को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पिक्चर काफी डिफरेंट दिखने लगती है। पहले आते हैं फ्लैग पे। फ्लैग एक्चुअली कंटिन्यूअसली वेव नहीं कर रहा था। नासा इंजीनियर्स ने लाइट वेट हॉरिजॉन्टल रॉड यूज की थी ताकि फ्लैग स्प्रेड रहे। एस्ट्रोनॉट्स जब उसे प्लान कर रहे थे तो लो ग्रेविटी और जीरो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वाइब्रेशंस लॉन्गर टाइम तक कंटिन्यू हुई, इसीलिए फ्लैग हमें वेव करता हुआ दिखता है। अब आते हैं स्टार्स इनविजिबल होने के एक्सप्लेनेशन पर। ये फोटोग्राफी फिजिक्स से लिंक्ड है। मून सरफेस सनलाइट में एक्सट्रीमली ब्राइट थी और जो शॉट लिया गया था वो एक्सपोजर शॉट था। एक्सपोजर शॉट में ब्राइट चीजें कुछ ज्यादा ही ब्राइट दिखती हैं, जिनकी वजह से हम डिम चीजों को नहीं देख पाते। जो स्टार्स बैकग्राउंड में थे वो इतने डिम थे कि फोटो में कैप्चर ही नहीं हुए। और अब आती है शैडोज की थ्योरी। मोस्ट रिसर्चर्स इस थ्योरी को डिसमिस करते हैं क्योंकि मून का सरफेस अनइवन है और किसी भी अनइवन सरफेस पे शैडो स्ट्रेट नहीं बनती। एंगल्स ऑटोमेटिकली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली सेम इफेक्ट अर्थ पर भी रिप्रोड्यूस हो सकता है अगर आप
एक अनइवन सरफेस पे खड़े हों। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स यूजुअली एनॉमलीज को आइसोलेट करते हैं, लेकिन कंप्लीट इंजीनियरिंग इकोसिस्टम या फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। और वही अपोलो मिस्ट्री का एक्चुअल कोर है, बिकॉज फेक फुटेज बनाना एक चीज होती है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड साइंटिफिक सिस्टम्स को फेक मेंटेन करना, वो भी डेकेड्स तक, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल स्केल का ऑपरेशन लगता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर सिर्फ 64 केबी मेमोरी पर रन करता था। आज की बेसिक कैलकुलेटर से भी वीकर प्रोसेसिंग पावर थी, और फिर भी उसने रियल टाइम नेविगेशन परफॉर्म की। सैटर्न 5 रॉकेट के इंजन अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करते थे। ये मशीन इतनी वायलेंट थी कि लॉन्च के दौरान आसपास के एरियाज को फिजिकली शेक कर देती थी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन आता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि 1960s की टेक्नोलॉजी मून लैंडिंग के लिए इनसफिशिएंट थी, बट आयरॉनिकली मैनी हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनके अकॉर्डिंग अपोलो प्रोग्राम ह्यूमैनिटी का मोस्ट रिसोर्स इंटेंसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। अमेरिका ने उस वक्त अपने जीडीपी का एक ह्यूज पोर्शन स्पेस रेस में डंप किया था। जैसे कि मैंने पहले बताया, 4 लाख से भी ज्यादा स्पेशलिस्ट, कस्टम फैक्ट्रीज, एंटायरली न्यू मेटलर्जी सिस्टम्स, गाइडेंस सॉफ्टवेयर्स, फ्यूल केमिस्ट्री, सब कुछ साइमल्टेनियसली बिल्ड हो रहा था। इन सिंपल वर्ड्स, टेक्नोलॉजी वीक नहीं थी, टेक्नोलॉजी हाइपर फोकस थी। और शायद इसी वजह से अपोलो इम्पॉसिबल लगता है मॉडर्न ऑडियंसेस को। आज हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स उतना सिंगुलर ऑब्सेशन किसी एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव पर रेयरली स्पेंड करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपोलो नैरेटिव में जीरो मिस्ट्रीज हैं। एक्चुअली कुछ जेन्युइन अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल मून लैंडिंग टेप्स पार्शियली लॉस्ट हो गई थी। नासा ने लेटर क्लैरिफाई किया था कि डेटा ओवरराइट हो गया ड्यू टू स्टोरेज रीयूज प्रैक्टिसेस। क्रिटिक्स के लिए ये एक कैटास्ट्रोफिक साउंडिंग डिटेल थी। ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट और ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स मिसिंग है। फिर क्वेश्चन आता है रेडिएशंस के अराउंड। अर्थ से मून का जो पाथ है, उसके बीच में एक रेडिएशन बेल्ट आती है जिसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। तो थ्योरिस्ट का कहना है कि अगर अपोलो एस्ट्रोनॉट्स वहां एक्चुअल में गए थे तो वो रेडिएशंस को सर्वाइव करके कैसे आए। ये क्लेम इंटरनेट पे कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड फिजिक्स यहाँ भी क्लियरर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। रेडिएशन एक्सपोजर डेंजरस था, बट मिशन ट्रेजेक्ट्री और एक्सपोजर ड्यूरेशन केयरफुली ऑप्टिमाइज थी। ये प्लानिंग इस तरीके से की गई थी कि एस्ट्रोनॉट्स का रेडिएशन एक्सपोजर ना के बराबर हो, और इसीलिए वो सेफली वापस आए, एग्जैक्टली एज मेडिकल रिकॉर्ड सजेस्ट। अब आते हैं इस केस की एक दूसरी लेयर पे, कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा। ऑफिशियली अपोलो 11 साइंटिफिक मिशन था, बट रियलिटी में ये जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस का साइकोलॉजिकल वेपन भी था। मून लैंडिंग का मैसेज सिर्फ सोवियत यूनियन को नहीं था, बल्कि एंटायर प्लैनेट को था। अमेरिका टेक्नोलॉजिकली अनबीटेबल है, इसलिए नासा पर अनइमेजिनेबल प्रेशर था। फेलियर ग्लोबली टेलीवाइज्ड ह्यूमिलिएशन बन सकता था। सम हिस्टोरियंस स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर अपोलो 11 फेल करता तो कोल्ड वॉर का पावर बैलेंस साइकोलॉजिकली शिफ्ट हो सकता था। और इसी प्रेशर ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल भी किया, बिकॉज जब गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन टाइटली कंट्रोल करती हैं, पब्लिक नेचुरली सस्पिशन डेवलप करने लग जाती है। लेकिन यहाँ एक और फैसिनेटिंग डिटेल, अगर मून लैंडिंग फेक होती तो सोवियत यूनियन इमीडिएटली एक्सपोज कर देता। रिमेंबर, यूएसएसआर एक्टिवली अमेरिकन कम्युनिकेशंस को मॉनिटर कर रहा था। राइवल नेशंस, ऑब्जर्वेटरीज और इंडिपेंडेंट रेडियो ऑपरेटर्स ग्लोबली अपोलो सिग्नल्स ट्रैक कर रहे थे। कोई क्रेडिबल एविडेंस कभी इमर्ज नहीं हुआ शोइंग ट्रांसमिशन फैब्रिकेशन, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी काफी क्लेम्स को वीकन कर दिया। 2009 में नासा के लूनर ऑर्बिटर ने अपोलो लैंडिंग साइट्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की। इमेजेस में डिसेंट स्टेजेस, एस्ट्रोनॉट ट्रैक्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट विजिबल हैं। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेटरीज भी रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कंफर्म करते हैं जो अपोलो एस्ट्रोनॉट्स मून सरफेस पर छोड़ के आए थे। आज भी उन रेट्रो रिफ्लेक्टर्स से लेजर बाउंस करके अर्थ मून के बीच का डिस्टेंस प्रिसाइसली मेजर किया जा सकता है। और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑफन सर्वाइव ड्यू टू साइकोलॉजी। हम नेचुरली जायंट इवेंट्स को जायंट हिडन एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट करना पसंद करते हैं।
कभी कभी रियलिटी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है कि ह्यूमन ब्रेन उसे एक्सेप्ट करने में अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, और शायद अपोलो 11 की एक्चुअल मिस्ट्री भी वही है। ये वो नहीं है कि क्या ह्यूमंस चांद पे गए थे, ये वो है कि क्या ह्यूमंस कभी उस लेवल की एम्बिशन दोबारा अचीव कर पाएंगे। 1969 में फ्लॉड गवर्नमेंट्स, प्रिमिटिव कंप्यूटर्स और इम्पॉसिबल ऑड्स के बीच ह्यूमंस लिटरली एक दूसरी दुनिया में गए। आज हम हाइपर कनेक्टेड एरा में हैं, इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एआई सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, सैटेलाइट्स पूरे प्लैनेट को मॉनिटर करती हैं, और फिर भी ट्रस्ट कोलैप्स हो रहा है। सच और स्पेक्टिकल के बीच लाइन ब्लर होती जा रही है। अपोलो 11 का बिगेस्ट लेसन शायद मून पर नहीं, अर्थ पर हिडन है, बिकॉज जब इंस्टीट्यूशंस सीक्रेसी यूज करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज ग्रो करती हैं, लेकिन जब सोसाइटीज ट्रस्ट कंप्लीटली लूज कर देती हैं, तब इवन जेन्युइन मिरेकल्स भी फेक लगने लगते हैं। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ये नहीं है कि हम मून पे गए थे कि नहीं, वो शायद ये है कि कल को अगर हम मार्स पे जाएंगे तो क्या हम उस पर भी बिलीव करेंगे कि नहीं।